हेलो साथियों, वेलकम बैक अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी। साथियों, आज हम क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 10 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। साथियों, यह चैप्टर हम दो भागों में कवर करेंगे, जिसका प्रथम भाग आज हम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि साथियों आप जानते हैं, प्रकाश एक ऊर्जा है जिसकी मदद से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। तो प्रकाश एक ऊर्जा का ऐसा स्वरूप है जिसकी मदद से हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो साथियों, आज हम बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है तथा प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। तो हम पहले प्रकाश के कुछ गुणों को बारे में बात कर लेते हैं कि प्रकाश जो है सरल या सीधी रेखा में गमन करता है। जो प्रकाश होता है, लाइट होती है, वो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। कभी भी प्रकाश जो है तिरछी रेखाओं में यानी कि इधर से उधर होते हुए गमन नहीं करती। जो प्रकाश होता है वो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। जो प्रकाश हमारा है, लाइट हमारी है, जो कि एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है। इसलिए इसे संचरण के लिए यानी कि इससे जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती। ऐसा नहीं है कि प्रकाश को ले जाने के लिए बस या हेलीकॉप्टर की मदद लेनी पड़े, यानी कि किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं है। यह एक ऐसी चुंबकीय तरंग है जो कि आसमान से पृथ्वी तक चुंबकीय तरंग के माध्यम से स्वतः चली आती है। ठीक है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। प्रकाश जो है, जो हमारी अपारदर्शी वस्तुएं हैं, यदि प्रकाश के माध्यम में आती हैं यानी कि प्रकाश के पथ में आती हैं, यानी प्रकाश जब उस वस्तु अपारदर्शी वस्तु पर पड़ता है तो वह जो है प्रकाश जो है उस वस्तु की तीक्ष्ण छाया बनाता है। ठीक है। प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक है। कितनी है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। ये जो है प्रकाश की निर्वात में चाल है। ठीक है, जो कि सबसे अधिक चाल है। अब हम बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन की। तो प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? साथियों, उच्च कोटि की पालिश किया हुआ एक पृष्ठ लें आप। ठीक है। जैसे कि दर्पण, जैसे कि आपके घर में एक समतल दर्पण होता है जिसमें आप अपना चेहरा देखते हैं, उसको ले लें। तो उसमें क्या होता है, जब क्या नाम है, जैसे कि दर्पण पर जो पड़ने वाला अधिकांश प्रकाश है, यदि आपको धूप में जो है उस शीशे को दिखाया जाए तो क्या होगा, अधिकांश जो प्रकाश होता है वो दर्पण जो है उसे परावर्तित कर देता है, यानी कि पुनः जो है वापस भेज देता है। ठीक है। यानी कि जो प्रकाश की किरणें हैं, यदि वो दर्पण से टकराएंगी तो वो दर्पण क्या करेगा, उस प्रकार की अधिकांश किरणों को जो है वापस कर देता है। तो इसे ही हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब बात करते हैं प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो साथियों, प्रकाश परावर्तन के नियम जानने से पहले हम प्रकाश के विवर्तन को भी समझ लेते हैं। प्रकाश का विवर्तन क्या होता है? जैसे कि प्रकाश एक माध्यम में गमन कर रहा है। मान लो प्रकाश की किरणें जो हैं एक माध्यम में गमन कर रही हैं। जब छोटी सी किसी वस्तु पर प्रकाश पड़ता है तो जो प्रकाश होता है वो थोड़ा इस साइड से होता हुआ मुड़ के जो है आगे की ओर गमन करता है। ठीक है। थोड़ा मुड़कर आगे की ओर जब गमन करता है तो उसे हम प्रकाश का विवर्तन बोलते हैं। और जब प्रकाश की किरणें उस वस्तु से टकराकर जो वापस होती हैं उसे हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं प्रकाश परावर्तन के नियम के बारे में। तो जो प्रकाश परावर्तन होता है उसमें क्या होता है, जो आपतन कोण होता है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण मीन्स जो एक किरण हमारी, मान लो प्रकाश की ये किरण आती है जिसको हम आपतित किरण बोलते हैं, तथा एक किरण जो कि उस उच्च कोटि के पालिश पृष्ठ से जब वापस जाती है तो उसे हम परावर्तित किरण बोलते हैं। और परावर्तित किरण से जो अभिलंब और जो परावर्तित किरण के बीच कोण बनता है उसको हम परावर्तन कोण, तथा आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम आपतन कोण
कहते हैं। तो जो आपतन कोण हमारा आई होता है वो हमेशा परावर्तन कोण आर के बराबर होता है। यानी कि जितने का एंगल बनाते हुए प्रकाश जो है उच्च कोटि के पालिश पर पड़ेगा उतना ही एंगल बनाते हुए वापस जाएगा। अब ये अभिलंब क्या होता है? ये अभिलंब एक जो है हमारी काल्पनिक रेखा है जिसको हमने इस उच्च कोटि के पालिश पर एक लंब खींचा हुआ है। क्या खींचा हुआ है? लंब खींचा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम अभिलंब बोलते हैं। अब सेकंड पॉइंट हमारा है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। तो ये जितने भी बिंदु हैं, आपतित किरण है, आपतन बिंदु है, अभिलंब है, परावर्तित किरण है, जो सभी होते हैं वो किस में होते हैं? एक ही तल में होते हैं। ठीक है, एक ही तल में होते हैं। अब बात करते हैं हम प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम दो जो परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती हैं या प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती हैं। जब परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित होती हैं तो उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब, तथा प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती है तो उसे हम आभासी प्रतिबिंब बोलते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में क्या अंतर होता है। तो जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं। ठीक है, और इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है। जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो कैसा बनता है? उल्टा बनता है। आभासी प्रतिबिंब क्या होता है? यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, और इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। यह आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। जो आभासी प्रतिबिंब होता है वो सदैव सीधा बनता है। जैसे कि आप अपना चेहरा किसी दर्पण में देखते हैं तो वो हमारा आभासी प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी एवं सीधा होगा। कैसा होगा? आभासी एवं सीधा होगा। आभासी का मतलब होता है दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ पे बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं एक वस्तु ए बी है जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश जो कि दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, तो ये कैसा है? आभासी एवं सीधा है। तथा जो प्रतिबिंब होगा उसका आकार जो है वस्तु के आकार के बराबर होगा। यानी कि जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, और प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। यानी कि जितनी दूर आप दर्पण से वस्तु को रखेंगे उतनी ही दूरी पर आप प्रतिबिंब को बनते देखेंगे। जैसे कि आप पास खड़े होकर अगर दर्पण में पास खड़े होकर अपना चेहरा देखते हैं तो चेहरा कैसा? बड़ा सा दिखाई पड़ता है। आप दूर हटते जाते हैं तो प्रतिबिंब भी उतने ही पीछे बढ़ता जाता है। ठीक है, और लास्ट पॉइंट हमारा प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। कैसा होता है? प्रतिबिंब पार्श्व परिवर्तित होता है। यानी कि दायां पक्ष आपको उसमें बायां पक्ष तथा बायां पक्ष आपको दायां पक्ष दिखाई देता है। ठीक है, तो ये था हमारा समतल दर्पण में। ठीक है, अब इसमें हम बात कर लेते हैं पार्श्व परिवर्तन। यहाँ पर भी दिया है नीचे। इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां। यानी कि दायां जो भाग होता है वो हमें बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां। ठीक है, जैसे कि आपने किसी महिला को अगर देखा हो तो उसकी नाक में जो है जो वो बाली पहने होती है तो वो बाली उसके अगर दाईं साइड में है तो उसको बाईं साइड में प्रतीत होगी और बाईं साइड में है तो दाईं साइड में प्रतीत होती है। गोलीय दर्पण। जो गोलीय दर्पण है, अब बात कर लेते हैं हम गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण जो होता है एक गोले का कटा हुआ भाग होता है। ठीक है, एक गोले का कटा हुआ भाग। ठीक है, गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है। जो हमारा
गोलीय दर्पण होता है उसका जो परावर्तक तल है वो या तो अंदर की ओर या बाहर की ओर वक्रित होता है, जिस गोले का केंद्र जो है केंद्र की ओर वक्रित होगा, जिस गोले का जो परावर्तक पृष्ठ है यानी कि ये वाला परावर्तक पृष्ठ जो है केंद्र की ओर वक्रित होगा वह कहलाएगा अवतल दर्पण। क्या कहलाएगा? अवतल दर्पण। यहाँ पे जैसा लिखा हुआ है गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित होगा। ये जो देख रहे हैं आप किसकी ओर? गोले के केंद्र की ओर वक्रित है ना, तो वह अवतल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवतल दर्पण कहलाता है। अब हम बात करते हैं और जो गोलीय दर्पण होता है जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर वक्रित होता है यानी कि बाहर की ओर यानी कि केंद्र से दूसरी तरफ यानी केंद्र की विपरीत दिशा में यानी कि बाहर की ओर वक्रित होता है, उसको हम उत्तल दर्पण बोलते हैं। अब हम बात करते हैं गोलीय दर्पण में जो सामान्यतः कुछ शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उन शब्दों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ध्रुव, यानी कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ये रहा हमारा गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ। तो इस परावर्तक पृष्ठ के जो हमारा इसका केंद्र होगा यानी कि P, इसको हम क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण का ध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? गोलीय दर्पण का ध्रुव बोलेंगे, जिसको हम P अक्षर से डिनोट करते हैं। अब हम बात करते हैं मुख्य अक्ष की। तो मुख्य अक्ष क्या होता है? जो हमारा ध्रुव से लेकर वक्रता त्रिज्या तक की दूरी होती है उसे हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। यानी कि ये जो होता है हमारा ये पूरा, इसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। यानी कि C से P तक जो समांतर रेखा होती है इसको हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। परिभाषा के माध्यम से भी हम देख लेते हैं। यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव, जो गोलीय दर्पण का ध्रुव क्या है? P, तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली, अब वक्रता त्रिज्या इसमें क्या है अभी बात करेंगे हम, एक सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। जो वक्रता त्रिज्या और ध्रुव से होकर जाती है उस सीधी रेखा को हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। मुख्य अक्ष जो है दर्पण के ध्रुव पर अभिलंब है। जो मुख्य अक्ष होती है, जो दर्पण का ध्रुव P होता है, इस पर कैसी है? अभिलंब है। ठीक है, लंबवत है। अब बात करते हैं हम वक्रता केंद्र की, कि वक्रता केंद्र क्या होता है। यानी कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ एक गोले का भाग होता है। जो गोलीय दर्पण, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो गोलीय दर्पण होता है एक गोले का भाग होता है। इस गोले का जो केंद्र होता है उसे गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है और इसे अक्षर C से निरूपित किया जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं, ये हमारा पूरा गोला था जिसका केंद्र था C। ठीक है, इसको हम C से डिनोट करते हैं, इसे हम वक्रता केंद्र बोलते हैं, इसे दर्पण का वक्रता केंद्र बोलते हैं। अब हम बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की, यानी कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है और इसे अक्षर R से निरूपित किया जाता है। इसे किससे? R से निरूपित किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं साथियों, ये C से लेकर जो P तक की दूरी है इसको हम वक्रता त्रिज्या बोलते हैं और इसे R से डिनोट करते हैं। अब साथियों हम बात करते हैं द्वारक की। जैसा कि आप ये परावर्तक पृष्ठ देख रहे हैं M और N, तो M से लेकर जो N तक का व्यास होता है इसे हम द्वारक बोलते हैं। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं मुख्य फोकस की। तो जो आप इस चित्र में F देख पा रहे हैं जो कि C और P का मध्य बिंदु है, इसको हम मुख्य फोकस बोलते हैं। जहाँ से जो है परावर्तित किरणें जो है होकर जाती है, परावर्तित किरणें जो है होकर गुजरती है, इसको हम मुख्य फोकस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं फोकस दूरी की। फोकस दूरी F से लेकर यानी कि मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। आइए इनको नीचे हम समझ लेते हैं। द्वारक, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठतल की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। इसे Mn से दर्शाया जाता है, जैसा कि आप चित्र में देख चुके हैं। मुख्य फोकस क्या होता है?
मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आकर मिलती हैं या परावर्तित किरणें मुख्य अक्ष पर एक ही बिंदु से आती हुई महसूस होती हैं, ठीक है, वह बिंदु गोलीय दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। और गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के मध्य की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। इसे अक्षर F द्वारा निरूपित करते हैं। अब बात करते हैं एक पॉइंट की जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ऑप्शनल टाइम में पूछा जाए या वन वर्ड में पूछा जाए, लघु उत्तरीय में पूछा जाए। छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी से दुगनी होती है। हम इस संबंध को R बराबर 2F द्वारा व्यक्त करते हैं, यानी कि जो हमारी वक्रता त्रिज्या होती है, जो वक्रता त्रिज्या होती है वो दूनी किसकी होती है? फोकस दूरी की। किसकी? फोकस दूरी की। यानी कि हम फोकस दूरी का 2 गुना कर दें तो हमें वक्रता त्रिज्या मिल जाएगी। यानी कि हमारी फोकस दूरी 2 है तो हमारी वक्रता त्रिज्या कितनी होगी? 4 होगी। यदि हमारी वक्रता त्रिज्या 8 है तो हमारी फोकस दूरी कितनी होगी? 4 होगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण के किरण आरेख बनाने के कुछ नियम। यानी कि यदि प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर डाली जाएं तो जो किरणें हैं वो परावर्तित होकर कहाँ से होकर गुजरेंगी। तो पहला पॉइंट है हमारा, यदि हम दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण डालें तो वह परावर्तन के पश्चात अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरेगी। यदि हम बात करें, यहाँ से हमने प्रकाश को डाला, यानी कि जो मुख्य अक्ष है उसके समांतर प्रकाश की किरण आई तो वह प्रकाश की किरण F से होकर गुजरेगी, यानी कि मुख्य फोकस से होकर गुजरेगी। ये नियम जो है आपको एक एक नियम याद करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको यहाँ से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं छोड़ना है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यदि हम अवतल दर्पण के मुख्य फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी। अब वही इसका उल्टा, यदि हम उस किरण को फोकस से डालें तो वह कहाँ से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर होती हुई। कहाँ से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए। यदि हम मुख्य अक्ष से प्रकाश की किरण को डालेंगे तो वह कहाँ से जाएगी? फोकस से होते हुए। कहाँ से जाएगी? फोकस से होते हुए। और फोकस से डालें तो मुख्य अक्ष के समांतर होते हुए किरण गुजरेगी। अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से गुजरने वाली किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस परिवर्तित हो जाती है। यानी कि हम वक्रता केंद्र C से एक प्रकाश की किरण डालें तो वह प्रकाश की किरण पुनः उसी पथ पर वापस लौट जाएगी, यानी कि पुनः C से होते हुए वापस हो जाएगी। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर। कहाँ पर? अवतल दर्पण के बिंदु P की ओर मुख्य अक्ष से तिर्यक दिशा में आपतित किरण तिर्यक दिशा में ही परिवर्तित होती है। आपतित तथा परिवर्तित किरणें आपतन बिंदु पर मुख्य अक्ष से समान कोण बनाती हैं। यानी कि यदि आप एक कोई किरण जो है P पर डालें, कहाँ पर डालें? डायरेक्टली ध्रुव पर पड़े तो वह उसी एंगल बनाते हुए, वही एंगल बनाते हुए परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। उसी तिर्यक माध्यम से उसी तिर्यक दिशा में परावर्तित हो जाती है। और यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। I/R = R, I बराबर R। अब हम बात करते हैं अवतल दर्पण द्वारा बिंब की विभिन्न स्थितियों के लिए बने प्रतिबिंब। यानी कि यदि हम अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा तथा प्रतिबिंब का आकार क्या होगा और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी। तो यदि हम वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनेगा और बिंदु साइज का बनेगा, यानी कि बहुत ही छोटा बनेगा, बिंदु के मात्र का बनेगा, ठीक है। प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा? अत्यधिक छोटा होगा। प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। यदि हम वस्तु को C से परे, यानी कि C से दूर और अनंत से थोड़ा पास ले आएं, C से दूर और अनंत से पास ले आएं, तो जो हमारा
प्रतिबिंब बनेगा वो एफ तथा सी के बीच में बनेगा, यानी फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। ठीक है वक्रता केंद्र के। और कैसा बनेगा? छोटा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। ठीक है, यदि हम सी पर वस्तु को रखें तो जो प्रतिबिंब बनेगा सी पर बनेगा और समान साइज का बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। इन पॉइंट्स को हम चित्र के माध्यम से अच्छे से समझेंगे। पहले हम सिर्फ देख लेते हैं। सी तथा एफ के बीच यदि हम वस्तु को रखें तो जो बिंब बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, वो सी से परे और बड़ा तथा वास्तविक उल्टा बनेगा। यदि हम वस्तु को फोकस पर रखें तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा और अत्यधिक बड़ा बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। यदि हम वस्तु को पी तथा एफ के बीच में रखें तो जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के पीछे बनेगा और विवर्धित बड़ा बनेगा, यानी कि वस्तु से बड़ा बनेगा और आभासी तथा सीधा बनेगा। हमने बताया जो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा वह हमेशा आभासी तथा सीधा बनेगा। ठीक है, अब हम एक एक को चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो पहले हमने वस्तु को रखा अनंत पर। कहाँ पर? अनंत पर। ये हमने अनंत पर वस्तु को रखा और इस वस्तु का जो बिंब बनेगा वो कहाँ पर बनेगा? वो बनेगा फोकस पर। और कितना बनेगा? बिंदु साइज का बनेगा, मामूली छोटा सा बनेगा। ठीक है, अब हमने वस्तु को क्या किया? सी पर ले आए, यानी कि सी से परे ले आए। कहाँ पर ले आए? इस सी से थोड़ा दूर ले आए, लेकिन अनंत से पास ले आए। ठीक है, अब जब वस्तु को अनंत से पास लाए तो वस्तु का चित्र जो बनना था वो कहाँ पे बनना था? सी और एफ के बीच में बनना था। कहाँ पे बना? सी और एफ के बीच में बना। और कितना बड़ा बना? छोटा बना। कैसा बना? छोटा बना। ठीक है, और कैसा बना? उल्टा तथा वास्तविक। कैसा? वास्तविक तथा उल्टा, उल्टा तथा वास्तविक। अब हम बात करते हैं, वस्तु को हमने सी पर रखा तो जो चित्र था वो भी हमारा कहाँ पर बना? सी पर बना, लेकिन कैसा बना? वास्तविक तथा उल्टा। कैसा बना? वास्तविक तथा उल्टा। और वस्तु के साइज का और वस्तु के समान साइज का। अब हम बात करते हैं सी तथा एफ के बीच। तो हमने क्या किया? एक वस्तु को सी तथा एफ ए बी एक वस्तु को सी तथा एफ के बीच में रखा तो जो हमारा चित्र था वो हमारा कहाँ बना? वो हमारा चित्र बना सी से दूर। कहाँ पे बना? सी से परे बना। कहाँ पर बना? सी से दूर बना। और कैसा बना? बड़ा बना। कैसा बना? बड़ा बना। ठीक है, तथा वास्तविक एवं उल्टा। और हमने फिर इसके बाद वस्तु को फोकस पर रखा, यानी कि ऐप पर रखा। ए बी वस्तु को ऐप पर रखा तो जो चित्र बना हमारा वो कहाँ पर बना साथियों? अनंत पर बना। कहाँ पर बना? अनंत पर बना और वस्तु से बड़ा बना, अत्यधिक बड़ा बना। अनंत पर बना और वस्तु से अत्यधिक बड़ा बना। अब लास्ट पॉइंट जो कि हम बात करने वाले हैं आज, पी तथा एफ के बीच। जब हमने वस्तु को पी तथा एफ के बीच में रखा, ए बी वस्तु को हमने पी तथा एफ के बीच में रखा तो जो प्रतिबिंब था वो दर्पण के पीछे बना और विवर्धित बड़ा बना। ठीक है, विवर्धित बड़ा बना। ठीक है, और कैसा बना? आभासी तथा सीधा। कैसा बना? आभासी तथा सीधा। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।